पर देख रहे हैं, ये एक बार फिर हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। स्क्रीन पर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कौन है, और इनसे मिलने का मकसद या इनको आपके बीच में लाने का जो हमारा उद्देश्य है वो 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उनमें महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हम इनसे सवाल इसलिए करने आए हैं कि क्योंकि ये उत्तराखंड महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है, इसीलिए ये सवाल इनसे बनता ही है कि जो कल प्रियंका गांधी ने जो घोषणाएं की हैं उसका कितना फ़र्क हमारे उत्तराखंड पे पड़ेगा और उत्तराखंड की महिलाओं को कितना फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, 1 तारीख को निर्मला सीतारमण ने हमारा जो बजट पेश किया है, उस बजट के बारे में एज ए कांग्रेस मेंबर वो क्या सोचती हैं और क्या उसका स्तर है, जो घोषणा वो बजट है उसका क्या स्तर है। मैम, सबसे पहले तो एक बार फिर स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमें समय दे दिया इस बार जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, कल जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा कि कल प्रियंका गांधी जी ने आपका घोषणा पत्र जारी करके महिलाओं को 40% आरक्षण दिया है नौकरी में। ये कितना आपके जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर कितना फ़र्क डालेगा? देखिए, सबसे पहले तो वीर भारत टाइम्स को, न्यूज़ टाइम्स को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद और आपको ये भी दिल से आपको हार्दिक धन्यवाद बोलती हूँ कि आप मुझे समय समय पर अपनी दिल की बात रखने का अवसर देते हैं। और आपने 40% की बात करी हमारी घोषणा पत्र में, तो कल ही आप लोगों के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला प्रदेश की जनता को कि प्रियंका गांधी जी ने देहरादून के अंदर कांग्रेस का घोषणा पत्र उसको रिलीज़ किया है, घोषित किया है। उस घोषणा पत्र के अंतर्गत 40% महिलाओं को जिस तरीके से सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात करी है और महिलाओं के अन्य सुविधाओं की बात भी उन घोषणा पत्र में थी, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को और युवाओं को ध्यान में रख करके अपने सारे कामों को किया है। और हमेशा की तरह इस बार भी चुनावों में महिलाओं को और युवाओं को फोकस करके कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो उस परिवार की महिला को बढ़ाना और उसको अधिकार और अवसर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही घोषणा पत्र में जो हमारे महिलाओं को सुविधा देने की बात कही गई है, जिसमें कम से कम 57,000 नौकरियाँ हमारे प्रदेश में हैं, जो पद रिक्त है, उसमें 40% महिलाओं को उसमें उनके लिए स्थान दिए जाएंगे। इसके साथ साथ परिवहन में भी उनको यात्रा करने के लिए महिलाओं को उनको निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए हमारे बुजुर्ग हमारा तीर्थ करके जो ये योजना है वो भी दोबारा शुरू की जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारी वृद्ध माताओं के लिए भी पेंशन की, प्रत्येक परिवार में जहां हमारी वृद्ध माताएं होंगी उनको पेंशन की सुविधा दिए जाने का काम इस घोषणा पत्र में कल सबके सामने आ गया है। मैम, आप कांग्रेस की एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस की एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सीतारमण जी ने अभी हमारा बजट पेश किया है। एज ए महिला और एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता आप इस बजट को कैसे देखती हैं? देखिए, इस बजट ने हर बार की तरह निराश करने का ही काम किया है। इस बजट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जो आज महंगाई चरम सीमा पर है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरह का बजट वो हमारे युवाओं को जो अब रोजगार की दृष्टि से बहुत निराश हो चुके हैं उनको स्थापित करने के लिए सरकार का क्या प्रावधान है, क्या बजट युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करेगी, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए उसकी क्या योजना है। तो महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग को, मध्यम वर्ग को भी, और ख़ास तौर से जो हमारे लघु और मध्यम वर्ग के जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको निराश करने का काम किया। उनके लिए कोई ऐसा इस बजट में प्रावधान नहीं है जिसमें MSME जो हमारा एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ भी है, उसको मजबूत करने के लिए कोई नई बात इस बजट में नहीं कही गई है। कुल मिला के हर वर्ग को निराश करने का काम इस बजट में किया गया है। मैम, मध्यवर्गीय आपने नाम लिया, बहुत बड़ा नाम होता है ये मध्यवर्गीय। इस मध्यवर्गीय की नज़र हमेशा इनकम टैक्स, जब भी ये बजट पारित होता है तो उसका जो नज़र होती है इनकम टैक्स पे होती है। इस बार भी मोदी सरकार जो है उसने इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया। कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहले ही हमारा मध्यम वर्ग और पूरा देश का हर वर्ग ना नोटबंदी, GST की मार झेल चुका है, महंगाई की मार झेल चुका है। ये सब देखते हुए भी अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं जनता की उपेक्षा की जा रही है, मध्यम वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। तो निश्चित तौर पे मध्यम वर्ग के साथ साथ जो हमारा जो संपन्न वर्ग है
वो बहुत इस बजट से निराश हुआ और उनको कहीं भी कोई राहत देने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। मैम, अब मैं एक समाज सेवी की हैसियत से, आप बहुत बड़ी समाज सेविका हैं इस क्षेत्र की और आपके पास लगभग हर वर्ग का आदमी आता है, अपनी समस्याएं लेकर आता है और हर वर्ग से आप जुड़ी भी हैं। समाज सेवी की हैसियत से मैं सवाल कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको उसी तरीके से जवाब भी देंगी। मैंने जितने भी घोषणा पत्र अब तक देखे हैं उन सब में कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, न्याय को लेकर या उनकी समस्याओं को लेकर कोई विस्तृत रूपरेखा उसमें नहीं दी गई है या उनके लिए कोई ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं किया जिससे कि उनका उत्थान हो सके। आप इस स्थिति को देखते हुए समाज सेवी की हैसियत से क्या कहेंगी? देखिए, मैंने आपसे कहा है और मेरा ये हमेशा मानना भी है कि समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें देश की महिलाओं को आगे बढ़कर सशक्त करना पड़ेगा और उनको अवसर देने पड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ध्येय होना चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए, क्योंकि सशक्तिकरण केवल एक ही दिशा में नहीं हो सकता। जब तक आप उनको राजनीतिक सशक्त नहीं करेंगे, उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं करेंगे और शैक्षिक क्षेत्र से भी, शैक्षिक और शारीरिक क्षेत्र से भी उनको सशक्त बनाने के लिए सबसे पहला ध्येय लक्ष्य सरकारों का महिलाओं को लेकर के होना चाहिए। अगर महिलाएं इन तमाम तरह से सशक्त होती हैं तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की करता है। हाल ही में मोदी सरकार ने 18 से 21 कर दिया है, शादी का जो समय था 18 से 21 कर दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये महिलाओं के हित के लिए होगा या उन बच्चियों के हित के लिए होगा जो 18 में शादी ना करके अब 21 में कर लेंगे? देखिए, कागजों पे जो 21 वर्ष की जो सीमा का जो प्रावधान अब रखा गया है, ऐसा ना हो ये कागजों तक सीमित हो। ये बात करनी तब उचित होगी, 21 वर्ष की आयु निर्धारित करना तब सफल होगा अगर हम अपनी बेटियों को और हम अपनी बालिकाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का बिल्कुल एक प्रॉपर पैटर्न के तहत उनको बार बार उनको अवसर दिए जाए। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण अगर उनको सुचारू रूप से हम देने में सफल रहती हैं, सरकारें देने में सफल रहती हैं, तब जाकर के इसका लाभ 21 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई है, इसका लाभ तब जाके महिलाओं को मिल पाएगा। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो शहर के हैं, ग्रामीण के हैं, महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए विद्यालयों की इनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर हम उन्हें शैक्षिक रूप से हम नहीं उनको आत्मनिर्भर बना पा रहे, हमको अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको मौके नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में 18 की सीमा और 21 की सीमा करने से लाभ नहीं होगा। पहले आप महिलाओं को सशक्त बनाइए और इस काबिल बनाइए कि महिला 21 वर्ष तक की आयु तक अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से भी और अपने पैरों पर ढंग से खड़ी हो सके। तब जाकर के अगर ये सारी सुविधाएं सरकारें महिलाओं के लिए करती हैं, तब जाके 21 वर्ष की आयु करना मैं समझती हूँ सफल रहेगा। स्पष्टवादिता के कारण ही वो अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से रखकर जनता के बीच में प्यार भी पा रही हैं और समर्थन भी पा रही हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत। द वीरभूमि टाइम्स का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं कि मेरे माध्यम से कम महिलाओं की आवाज़ उठाने का मौका इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है और कहीं ना कहीं हम समाज सेवा की दिशा में एक ठोस कदम हम लोग मिलके, चैनल के साथ मिलकर उठा रहे हैं। इसके लिए चैनल भी आपका धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद।